हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधे गणित पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड 6 द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हमारा चल रहा है दोस्तों सांख्यिकी। और सांख्यिकी के अंदर हमारे पास माध्य, माध्यिका और बहुलक चल रहा है, ठीक है। और कल लास्ट जब हमने लास्ट जो टॉपिक या फिर मैं कह सकता हूँ लास्ट जो हमने क्वेश्चन या पोर्शन किया था जिसमें हमने बात की थ्योरेटिकल पोर्शन माध्य, माध्यिका और बहुलक की, जिसमें हमने बताया था दोस्तों की जो माध्य है वो चरम मानों पर निर्भर करता है और माध्यिका और बहुलक चरम मानों पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। उनसे रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स लिख दिए थे। आज हम टोटली दोस्तों मैं थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करूंगा, ठीक है, माध्यम, माध्यिका और बहुलक से, ठीक है। तो ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सांख्यिकी से लंबे मैं कह सकता हूँ ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन हमारे पास इस एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी से या आंकड़ों से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन या फिर मैं कह सकता हूँ हमने बहुलक का भी फॉर्मूला लिखा था, माध्यिका भी माध्यिका सतत पारंपरिक बंटन की माध्यिका, इन सब की हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। लेकिन वहां से भी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना लंबा चौड़ा या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमें नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले खुले सिरे वाली बारंबारता बंटन, ठीक है, खुले सिरे वाली ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों ये माध्यिका के लिए सुटेबल है या नहीं है, ठीक है, किसके लिए है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जस्ट हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है और यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूँ दोस्तों खुले सिरे के लिए बारंबारता बंटन, खुले सिरे के लिए बारंबारता बंटन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बंटन के लिए माध्य की गणना संभव नहीं, बंटन के लिए माध्य की गणना संभव नहीं है, ठीक है, माध्य की गणना संभव नहीं है, ठीक है। तो किसके लिए संभव दोस्तों यहाँ पे खुले सिरे के एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य की गणना संभव नहीं है। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों किसके लिए संभव, माध्यिका एवं बहुलक के लिए संभव होती है, ठीक है। माध्यिका यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, माध्यिका एवं बहुलक के लिए संभव है, ठीक है, के लिए गणना संभव है। यहाँ पे लिख देता हूँ गणना संभव है, ठीक है, संभव है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे खुले सिरे के लिए बारंबारता बंटन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास दे रहा था, ठीक है। हम तीनों माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के लिए बात करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से कोई भी एक टेबल देगा जिसके अंदर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्ग, ठीक है। यहाँ पे लिखा दोस्तों मैंने वर्ग, और वर्ग के अंदर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों जस्ट 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 40 से अधिक। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा दोस्तों, यहाँ पे लिखा मैंने 40 से अधिक, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये जो वर्ग अंतराल है जो हमारे पास वर्ग दे रखा है दोस्तों वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से अधिक। 40 से अधिक का मतलब दोस्तों यहाँ पे आगे कितना भी हो सकता है, 40 से 40 और 40 से अधिक, 40 और अधिक, ठीक है। यहाँ पे मैं 40 और 40 से अधिक नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 40 और अधिक, यहाँ पे 40 भी हो सकता है, ठीक है, या अधिक 40 से भी अधिक, कितना भी 50, 60, 70, 80, 100, 1000, 10,000, लाख कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं खुले सिरे के लिए बारंबारता बंटन। आई थिंक आपको समझ में आया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं जस्ट fx ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ले लिया f, ठीक है, और f में ले रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, जैसे 3 ले लिया, 4 ले लिया, या 7 या 2, और यहाँ पे मैं ले लिया 5, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। अब यहाँ पे मैं निकालना चाहता दोस्तों
निकालना क्या होता है हमें, जस्ट मैं माध्य के लिए बात करूँ तो यहाँ पे एफ एक्स निकालना होगा, ठीक है। माध्य समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके लिए, तो जस्ट इससे पहले हमें एक्स भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, एक्स, ठीक। पहले यहाँ पे एक्स निकाल लेते हैं। एक्स कैसे, अपर संख्या प्लस निम्न संख्या बटा 2, ठीक है। 0 प्लस 10 बटा 2 यानी 5, फिर बाद में यहाँ 15, फिर बाद में यहाँ पे 25, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ 40 और ये 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट यहाँ से जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों 40 और अधिक, मतलब यहाँ पे इसमें कोई भी कंफर्म वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रही, ठीक है। कौन सी यहाँ पे रहने, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ से हम माध्य नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन आ गया, मतलब यहाँ पे 40 या यहाँ पे कौन सी संख्या होगी इसका कोई कंफर्म नहीं। खुले सिरे के लिए खुला सिरा है यहाँ पे, ठीक है। 40 या 40 से अधिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और तो तब यहाँ से हम क्या नहीं निकाल सकते दोस्तों, एफ एक्स भी पूरा नहीं निकाल सकते। यहाँ पे एफ एक्स की बात करो तो एफ एक्स यहाँ पे ये 3 × 5 निकाल सकते, 4 × 15 निकाल सकते, 4 × 25 निकाल सकते हैं, 2 × 35 भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5 × या फिर मैं कह सकता हूँ 40 या 40 से अधिक देने का मतलब ये भी हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने लिखा दोस्तों खुले सिरे के लिए परमार्थ बंटन के लिए माध्य की गणना संभव नहीं होती, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले इसी में मैं अब बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके लिए माध्यिका के लिए, ठीक है। माध्यिका के लिए सब होता है ये या नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं वर्ग बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये वर्ग बना दिया मैंने इस प्रकार से, और यहाँ पे देखते दोस्तों ये 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 और अधिक, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके अंदर f ले लेता हूँ, ठीक है। f यहाँ पे वही ले लेता हूँ 3, 4, 7, 2, 5, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे जब माध्यिका निकालते तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालने की जरूरत होती है, CF की, ठीक है। संचय बारंबारता निकालना हमारे पास जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। संचय बारंबारता यहाँ से निकाली मैंने, तो 3 का 3 7, 7 और 7 14, 7 और 2 18, और यहाँ पे 5 जोड़ा तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 बटा 2 करता हूँ यहाँ पे, 23 बटा 2 करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास जस्ट मैं कह सकता हूँ 11.5, ठीक है। 11.5, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास 11.5 हो जाएगा। 11.5 से ठीक बड़ी जो संख्या होती है या CF होती है दोस्तों, 11.5 से ठीक बड़ी यहाँ पे 14, तो 14 के सामने वाला जो ये वर्ग अंतराल होता है दोस्तों, ये हमारे पास क्या होता है, वर्ग, माध्यिका वर्ग की पहचान यहाँ से करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, ठीक है। L यहाँ पे क्या दोस्तों, यानी कि जो माध्यिका वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा होती है L, n/2 ये हमारे पास 11.5, ठीक है, माइनस CF क्या होता है दोस्तों यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ हमारे पास ऊपर वाली संख्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये ऊपर वाले संख्या हो जाएगी CF, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों CF आगे F क्या दोस्तों हमारे पास, ये रहा हमारे पास है, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे H वर्ग अंतराल यहाँ से रहा 10, ठीक। तो यहाँ पे ये जो 40 और 40 से अधिक, इसके ऊपर तो निर्भरता है नहीं, इसके ऊपर निर्भरता है कि हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, माध्य यहाँ से हम माध्यिका यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास जो फॉर्मूला था दोस्तों L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर L ये रहा, n/2 ये रहा, CF ये रहा हमारे पास, F ये रहा यहाँ से, H हमारे पास से ये रहा यहाँ से। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इस फॉर्मूले के आधार पर हम कह सकते हैं 40 या 40 से अधिक किसी भी प्रकार की संख्या पे ये निर्भर नहीं करता, इसलिए यहाँ से आप माध्यिका आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, इसके बाद बात कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट बहुल्य के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे खुले सिरे के लिए पारमार्थ बंटन की माध्य की गणना संभव नहीं है, लेकिन माध्यिका और बहुल्य की गणना संभव होती है, ठीक है। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से वापस देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्ग, और वर्ग में यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40
और अधिक, ठीक है। यहाँ पे लिखा 40 और अधिक, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे f की बात करूँ दोस्तों, तो f वापस जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 3 4 और 7 2 5, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखो माध्य के वर्ग की पहचान यानी जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो है हमारे पास बहुलक, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। और बहुलक वर्ग में यहाँ पे इसको लिखते हैं दोस्तों f0, इसको लिखते हैं f1, इसको लिखते हैं f2, ठीक है। फिर l निम्न वर्ग की या फिर जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है l, ठीक है। h यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दोस्तों इन दोनों का अंतर, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों 40 या 40 से अधिक इसके ऊपर निर्भर नहीं करता। दैट यहाँ पे हमारे पास बहुलक निकालना भी इसके लिए क्या होता है दोस्तों पॉसिबल होता है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको एक बार जल्दी से करें। हमें याद क्या रखना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन याद रखनी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन हमें याद रखनी है, ठीक है। पूरा याद नहीं रखना हमें, तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा दोस्तों या तो खुले सिरे के लिए बार बटन के लिए माध्य की गणना संभव या माध्य या फिर किसका मान निकालना संभव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा माध्य संभव है या माध्यिका संभव है या बहुलक संभव है या माध्यिका और बहुलक दोनों संभव है, ठीक है। इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी माध्यिका और बहुलक दोनों निकालना संभव है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया दोस्तों ऐसे, ठीक है। तो इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन बात करता हूँ दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आलेख चित्रण द्वारा ग्राफिकली, ठीक है, माध्य की गणना की बात करेंगे, माध्य माध्यिका बहुलक की गणना की बात करेंगे, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे दोस्तों। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों, ठीक है। और फिर बाद यहाँ पे ग्राफ से देखते हैं दोस्तों किस किस का मान या किस किस को निकालना संभव होता है, ठीक है दोस्तों। हेडिंग है दोस्तों आलेख चित्रण द्वारा, ठीक है। आलेख चित्रण द्वारा, ठीक है, ग्राफिकली, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से ये रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों माध्य की गणना संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माध्य की गणना संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। माध्य की गणना संभव नहीं है, माध्यिका और बहुलक की गणना संभव है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट, ठीक है। माध्यिका व बहुलक की गणना संभव है, ठीक है। माध्यिका व बहुलक की गणना संभव है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले माध्यिका और बहुलक की, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ द्वारा माध्य की गणना संभव नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले माध्यिका की जो गणना होती है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या संचय बारंबारता वक्र, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ संचय बारंबारता वक्र। हेडिंग है हमारे पास दोस्तों संचय
संचय बारंबारता वक्र, ठीक है, संचय बारंबारता वक्र, ठीक है। यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख दिया, देखो वक्र, ठीक है, वक्र। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको हम यहाँ पे ओगिव, ठीक है, ओगिव, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ओगिव, ओगिव। या फिर मैं कह सकता हूँ इसको हिंदी में भी यहाँ पे ओगिव लिख के आता है, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ इसको तोरण, ठीक है दोस्तों, तोरण। अब यहाँ पे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ या फिर मैं आगे इसको लिख देता हूँ, संचय बारंबारता वक्र द्वारा, वक्र द्वारा माध्यिकी की गणना करना संभव है, ठीक है। यहाँ पे लिखा दोस्तों माध्यिका की गणना, माध्यिका की गणना करना संभव है, ठीक है, माध्यिका की गणना करना संभव है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आप मैं सबसे पहले बात करूं दोस्तों से कम संचय बारंबारता, ठीक है, संचय बारंबारता वक्र। यहाँ पे दो होता है, एक तो से कम, ये से अधिक, ठीक है। से कम संचय, से कम संचय बारंबारता, से कम संचय बारंबारता वक्र, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा दोस्तों से कम संचय बारंबारता वक्र। ये क्या होता है देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं या फिर इसकी जो प्रकृति होती है वो इसकी मैं प्रकृति लिख देता दोस्तों। और प्रकृति इसकी होती है दोस्तों आरोही क्रम, ठीक है, इसकी प्रकृति होती है आरोही क्रम, ठीक है। से कम संचय बारंबारता वक्र और इसकी प्रकृति होती है दोस्तों आरोही, आरोही प्रकृति या फिर आरोही क्रम, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार से एक वर्ग ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट 0 से 10, ठीक है, 0 से 10। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, ठीक है, और 30 से यहाँ पे 40 लिखा, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ग देगा मैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास वर्ग के साथ यहाँ पे देगा एफ लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे मैंने 5, 7 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8 लिखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके बाद बात कर रहा हूँ दोस्तों, जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस प्रकार से, यहाँ पे देखो दोस्तों से कम, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं से कम, एक थोड़ा सा हमारे पास जगह नहीं रही है ना, देखो से कम और से अधिक के लिए भी तो बात कर लिया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, से कम, से कम। और से कम का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका हमें क्या निकालना है, CF संचय बारंबारता वक्र की हम बात करें दोस्तों। और यहाँ पे हम क्या निकाल ले, से कम, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 20 से कम, ठीक है। यहाँ पे से कम में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, या फिर मैं से कम में मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे जस्ट 10 से कम, ठीक है, 10 से कम या फिर से कम में लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले से कम ही लिखता हूँ मैं, से कम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखा दोस्तों CF, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने CF, से कम किससे, 10 से कम, ठीक है। 10 से कम यहाँ पे कितना तो दोस्तों 5 है, ठीक है, तो ये 5 लिखा मैंने, ठीक है। 10 से कम या फिर मैं 10 यहाँ पे 10 से कम, तो 10 से कम यहाँ पे 5 है दोस्तों, 5 लिखा यहाँ पे। फिर 10 से कम यहाँ 10 से कम यहाँ पे 5, फिर 20 से कम, 20 से कम यानी 5 + 7 12, 20 से कम होता है दोस्तों यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 30 से कम, ठीक है, 30 से कम मतलब यहाँ पे मैं 5 + 7 12 और 10 20 22 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद 40 से कम, ठीक है, 40 से कम मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 22 + 8 28 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये संचय बारंबारता आई, ठीक है। एक होता है दोस्तों हमारे पास से अधिक, ठीक है, यहाँ पे होता है से अधिक संचय बारंबारता, ठीक है, संचय बारंबारता CF। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट संचय बारंबारता नहीं लिख के यहाँ पे दोस्तों मैं CF लिख रहा हूँ, ठीक है, संचय बारंबारता वक्र, ठीक है, संचय बारंबारता वक्र। इसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों वो होती है अवरोही, ठीक है, क्या होती है प्रकृति, अवरोही, अवरोही प्रकृति होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे से अधिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से अधिक, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने से अधिक। और से अधिक में यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों सबसे पहले जस्ट 0 से अधिक, ठीक है, यहाँ पे लिखा दोस्तों 0 से अधिक, ठीक है। तो 0 से अधिक यहाँ पे मैं यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास CF, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से, मतलब 0 से अधिक का मतलब दोस्तों यहाँ पे 0 से इस साइड वाले जो भी बारंबारता देंगे उसको ऐड करना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 + 10 22 और 1 22 और 8 30, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 0 से अधिक है ये सारे के सारे,
ठीक है। यहाँ पे हमने 10 से कम, 5, फिर वहां 20 से कम 5 प्लस 8 12, फिर 30 से कम 5 प्लस 8 प्लस 10 22, फिर यहाँ पे मैंने लिखा जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 30 से कम दैट यहाँ पे, या 40 से कम 30, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 0 से अधिक, 0 से अधिक मतलब यहाँ पे 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8 30, फिर बाद में यहाँ पे लिखा दोस्तों 10 से अधिक, ठीक है। 10 से अधिक मतलब 10 से अधिक यानी यहाँ पे 7 प्लस 10 यानी कि 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 17 प्लस 8 25 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे क्या है 20 से अधिक, ठीक है। 20 से अधिक मतलब यहाँ पे मैंने 10 प्लस 8 18 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर बाद में यहाँ पे 30 से अधिक यानी कि 30 से अधिक यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे बारंबारता या फिर मैं संचय बारंबारता निकालते, ठीक है। यानी कि से कम संचय बारंबारता प्रकृति आरोही, यानी आरोही का मतलब क्या दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम 5 12 5 12 22 30 बढ़ते हुए क्रम यहाँ पे, या से अधिक संचय बारंबारता वक्र प्रकृति क्या रहेगी दोस्तों, अवरोही प्रकृति रहेगी इसकी, और यह अवरोही का मतलब घटता होगा यहाँ पे इस प्रकार से घट रहा है 30 25 18 8, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि माध्य की गणना संभव नहीं है किसके द्वारा, आलेख द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें माध्यिका की गणना, माध्यिका और बहुलक की गणना समूह है आलेख द्वारा, ठीक है। तो आलेख यहाँ पे हमें बनाना, ठीक है। आलेख के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, संचय बारंबारता वक्र, ओगिव 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 या त्वरण, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में आ सकता है किसी में भी, ठीक है। द्वारा माध्यिका की गणना करना संभव है, ठीक है। के द्वारा माध्यिका की गणना करना संभव है। यहाँ पे मैंने दो कंडीशन लिखे, से कम संचय बारंबारता वक्र प्रकृति आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, और से अधिक संचय बारंबारता वक्र प्रकृति अवरोही, और यहाँ पे घटता हुआ क्रम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे निकाला गया, आई थिंक आपको पता चल गया दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि जस्ट 10 से कम, 10 से कम 5 होता है, फिर 20 से कम यहाँ पे 5 प्लस 7, ठीक है, कितना हो गया 12, फिर 30 से कम यहाँ पे 5 प्लस 7 प्लस 10 यानी यहाँ पे हो गया हमारे पास 22, फिर बाद में 30 से कम मतलब यहाँ पे हमारे पास 30 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैंने से अधिक संचय बारंबारता वक्र के लिए यहाँ पे मैंने 0 से अधिक मतलब 0 से अधिक जो भी फ्रीक्वेंसी दे रही है इसको ऐड कर लिया, फिर बाद में 10 से अधिक जो भी फ्रीक्वेंसी दे रही है इसको ऐड कर लिया, फिर बाद में 20 से अधिक इसको ऐड कर लिया, फिर 30 से अधिक 8, इस प्रकार से हमने इसको ऐड कर लिया। अब जब इसके लिए मैं यहाँ पे वक्र बना रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार की ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। और ग्राफ में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और यहाँ पे लिखा दोस्तों फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखा दोस्तों 0 या 0 10, फिर बाद में 20 30 और 40, ठीक है। यहाँ पे लिखा दोस्तों CF, ठीक है। तो पहले CF में मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे घटते हुए क्रम, ठीक है, या बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम का मतलब दोस्तों यहाँ पे जस्ट 10 पे 5 है तो यहाँ पे 10 पे यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 10 पे, 20 पे 12 तो यहाँ पे 12 लिख दिया, फिर बाद में यहाँ पे 22 30 पे यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया, फिर बाद में यहाँ पे 30, ठीक है, यहाँ पे 40 पे 30, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों, से अधिक और से अधिक 0 पे यहाँ पे 30 है, 0 पे यहाँ पे 30 मतलब यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 25 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कर दिया मैंने, फिर बाद में यहाँ पे 18 यहाँ पे कर दिया, और फिर बाद में यहाँ पे 8, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बढ़ा, और यहाँ पे और जहाँ पे दोस्तों क्रॉस करता है, ठीक है, मान लीजिए 20 और 30 के बीच जहाँ पर भी क्रॉस करे वहां पे क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, हमारे पास माध्यिका निकल के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, माध्यिका निकल के आ जाएगी। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पास बार बार पूछा गया है, ठीक है, हर एक एग्जाम में यहाँ पे इनको पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार करें, फिर बाद में यहाँ पे देखो अभी तक किसकी बात हुई है, माध्यिका की बात हुई। अब बात करेंगे दोस्तों आलेख द्वारा बहुलक की गणना करना संभव होता है, ठीक है। आलेख द्वारा माध्यिका और बहुलक की गणना संभव होती है, जिसमें माध्यिका की बात करेंगे, अब बहुलक की भी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे।
देखो इसको हटा रहा हूँ दोस्तों मैं अगेन, ठीक है। अगेन यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और आपको आपने आई थिंक कर लिया दोस्तों इसको, ठीक है। आलेख द्वारा बहुलक की गणना करना संभव होता है, ठीक है। आलेख द्वारा बहुलक की गणना करना संभव होता है, माध्यिका भी संभव होता है, माध्य संभव नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसके लिए बात कर लेते, देखो जस्ट मैं यहाँ पे आयत द्वारा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आयत द्वारा, आयत आयत चित्र द्वारा बहुलक की गणना, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं आयत आयत चित्र द्वारा, ठीक है, आयत चित्र द्वारा बहुलक की गणना, बहुलक की गणना, बहुलक की गणना, आयत चित्र द्वारा बहुलक की गणना। और यहाँ पे मैं बात करूँ आयत, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों डायरेक्ट में यहाँ पे आयत चित्र बना लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों इसके फ्रैक्शन, ठीक है। और फ्रैक्शन में बात करो दोस्तों, यहाँ जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 0 से 30, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जस्ट 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और फ्रीक्वेंसी लेने के बाद यहाँ पे जस्ट हम कह सकते हैं 0 से 30, यानी आयत हमारे पास हमें क्या है, इस प्रकार से इसको लिया मैंने, फिर बाद यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिया मैंने, फिर बाद अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ, ठीक है। और 50 तक इसको मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिया, और यहाँ 60 भी बना देता हूँ मैं, ठीक है, और इस प्रकार से लिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमें बहुलक की गणना करनी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अब चित्र अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, आयत चित्र के द्वारा हम आसानी से पता कर सकते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, 20 से 30 से 40 तक के बीच वाले की जो हमारे पास आयत बन रहा है दोस्तों, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। अब तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा 30 से 40 के बीच वाले जो आयत की है, तब इसका हमें बहुलक निकालना। बहुलक कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ कि जो ये कॉर्नर हमें दिख रहा है, ये वाला कॉर्नर, ठीक है, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इस प्रकार से यहाँ से इसको मैंने टच कर दिया, इस कॉर्नर को भी यहाँ से इसको इस प्रकार से क्या करते हैं दोस्तों, टच कर दिया। जहाँ पे क्रॉस होता है, मान लो यहाँ पे दोस्तों जिस जगह पे क्रॉस हुआ है, ठीक है, उस जगह को हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसकी बहुलक रहेगी, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास क्या रहेगा, ये बहुलक रहने वाला, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर भी 30 से 40 के बीच जहाँ जहाँ कहीं पर भी मतलब यहाँ पे टच करता है दोस्तों एक्स एक्सिस को, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच करता है, वो हमारे पास बहुलक रहता है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आलेख चित्र द्वारा हम माध्य की गणना नहीं कर सकते हैं, माध्यिका और बहुलक की गणना कर सकते। माध्यिका की यहाँ पे मैं कह सकता हूँ संचय बार वक्त द्वारा, ठीक है, जहाँ पे हम से कम और से अधिक जैसे यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आयत चित्र द्वारा इस प्रकार से हम यहाँ पे गणना कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के होता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके आगे कुछ और भी नई बातें, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों, और अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति का जो आदर्श माप होता है, ठीक है, आदर्श आइडियल केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप, हम 3 चीजें पढ़ रहे हैं दोस्तों रेगुलरली। कौन कौन सी, माध्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, और माध्य के बाद हम पढ़ा है जस्ट माध्यिका पढ़ी और बहुलक पढ़े, ठीक है। अब इन तीनों में से आदर्श माप यानी सबसे अच्छा या विश्वसनीय मान किसका निकल जाता है, ठीक है दोस्तों, उसकी हम बात करें, ठीक है। और मैं क्या दोस्तों सबसे आदर्श मान होता है यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ माध्य होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों सबसे पहले केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्तियों
केंद्रीय प्रवृत्तियों का आदर्श मान, ठीक है, का आदर्श मान, ठीक है, आदर्श मान। और आदर्श मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास माध्य होता है। क्या होता है? माध्य होता है, ठीक है, माध्य होता है, ठीक है। बाकी वाले नहीं होते। बाकी वाले कौन से दोस्तों? मैं कह सकता हूँ यहाँ पे माध्यिका और बहुलक नहीं होता, ठीक है। मतलब इन सबका एक ही एवरेज निकालना होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आदर्श एग्जैक्टली वैल्यू निकालना वो होता है माध्य, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको और भी अलग लैंग्वेज में, जैसे आदर्श या विश्वसनीय, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आदर्श या विश्वसनीय, ठीक है। विश्वसनीय जो मान होता है दोस्तों वो होता है माध्य, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से उतारें, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आदर्श ये माध्य होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप या मान, ठीक है। अगर माध्य होता है तो यहाँ पे माध्यिका, ठीक है, माध्यिका और बहुलक का क्या उपयोग है, ठीक है। यानी इसकी बात करते हैं, इनका भी तो कुछ ना कुछ उपयोग है। इसको भी हम रेगुलर पढ़ते तो आ रहे हैं, ठीक है। इनको भी हम रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, मतलब इनका भी तो कुछ न कुछ विशेष तौर से, या फिर इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका भी तो अलग से कुछ न कुछ उपयोग तो होगा ही होगा, ठीक है। हम पढ़ तो रहे हैं आदर्श माप, तो हम जस्ट हम माध्य को कह रहे हैं, ठीक है। आदर्श माप तो माध्य को कह रहे हैं, लेकिन तो फिर इसका जस्ट माध्यिका और बहुलक की क्या जरूरत है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे इनकी भी कहीं ना कहीं जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता गुणात्मक प्रश्नों के लिए माध्यिका का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, सबसे पहले गुणात्मक प्रश्नों के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक प्रश्नों के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, गुणात्मक प्रश्नों के लिए गुणात्मक प्रश्नों के लिए माध्यिका का उपयोग किया जाता है, ठीक है। माध्यिका का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वालिटेटिव, ठीक है, किया जाता है जिसके अंदर क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटेटिव या फिर गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक प्रश्नों के लिए माध्यिका का उपयोग किया जाता है। कैसे दोस्तों? यहाँ पे जस्ट मैं इसका 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ साथ में, फिर बाद में इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले औसत बुद्धि लब्धि। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों औसत बुद्धि लब्धि, ठीक है, औसत बुद्धि लब्धि। फिर बाद में, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एवरेज आईक्यू, ठीक है, एवरेज आईक्यू। नेक्स्ट अगेन सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों औसत सुंदरता, ठीक है, औसत सुंदरता और सुंदरता, या फिर मैं कह सकता हूँ एवरेज ब्यूटी, BAUTY, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास और एग्जांपल्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे जस्ट हमारे पास औसत ईमानदारी, ठीक है, औसत ऑनेस्टी, ठीक है, एवरेज ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे वीरता, औसत वीरता, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि गुणात्मक प्रश्नों के लिए माध्यिका क्वालिटेटिव, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों औसत बुद्धि लब्धता हमारे पास, जस्ट मैं कह रहा हूँ कक्षा, ठीक है, कक्षा के अंदर हमें स्टूडेंट का IQ लेवल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यिका का उपयोग कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास कोई भी कक्षा है, ठीक है, जस्ट मैं कह सकता हूँ जिसके अंदर 35, 40, 41 और 51, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 55, और यहाँ पे 100 और 100 नंबर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास किसी भी कक्षा, यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कैसे प्रवृत्ति की किस माप या किसके द्वारा यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट की औसत बुद्धि लब्धि नापेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा माध्यिका द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं
कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आपको औसत बुद्धि लब्धि, अगर आपको कहते हैं कि कक्षा के अंदर आपको औसत बुद्धि लब्धि निकालनी है तो आप किस प्रकार से निकाल, तो आप कक्षा टेस्ट होगी, कक्षा टेस्ट के अंदर मान लो किसी लड़के के 35, किसी के 40, किसी के 41, किसी के 51, किसी के, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 52, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 52, ठीक है, और किसी के 100 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या इसका एवरेज निकालना है, और मान लो यहाँ पे इसका एवरेज अप्रोक्सीमेट 60 आएगा, दैट यहाँ पे हमें वो तो हमारे पास एवरेज आया, औसत बुद्धि लब्धि आईक्यू नहीं आई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास इसकी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से हम इसको नहीं निकाल सकते, हमें यहाँ पे करना क्या होगा दोस्तों, इनका इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं क्या इसका एवरेज हमारे पास 60 आ रहा है, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हम एवरेज निकाल पा रहे हैं कि यहाँ पे औसत बुद्धि लब्धि निकाल पा रहे हैं, ठीक है। औसत बुद्धि लब्धि निकालने के लिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ जो बाकी वाले भी स्टूडेंट है इसको भी हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 60 के बराबर लेके चलते हैं, तब यहाँ पे हमारे पास औसत बुद्धि लब्धि निकल के आती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे औसत सुंदरता, एवरेज ब्यूटी या औसत ईमानदारी, वीरता, इन सब के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जिसके अंदर गुणात्मक यानी गुण, जिसके गुणों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पे हम माध्यिका की बात करते हैं, प्रवृत्ति के माध्यिका की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी एक बार जल्दी से उतारें, फिर बाद में यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों बहुलक के लिए, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों अगेन, और आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है, और अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है दोस्तों, इसको आपको समझना जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये हमारे एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, और आपको इनको करना है, ठीक है। अगर कहीं पर भी डाउट हो जाता है आपको तो मुझे कमेंट करके बताना भी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद देखो मात्रात्मक प्रश्नों के लिए बहुलक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, मात्रात्मक प्रश्नों के लिए या जो हमारे पास दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं दोस्तों दैनिक जीवन में उपयोग है, तो ठीक है, दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है, ठीक है। मात्रात्मक प्रश्नों के लिए बहुलक का उपयोग किया जाता है, के लिए बहुलक का उपयोग किया जाता है, बहुलक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कैसे दोस्तों, इसको भी हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहले थी इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जूते बनाने वाली कंपनी द्वारा जूते का निर्माण, ठीक है, यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल का दोस्तों जूते बनाने वाली कंपनी द्वारा, ठीक है, या जूते बनाने वाली कंपनी द्वारा जूते बनाने वाली कंपनी द्वारा, ठीक है, जूते बनाने वाली कंपनी द्वारा जूते निर्माण कंपनी, जूता बनाने वाली कंपनी द्वारा जूते का निर्माण। सेकंड एग्जांपल है दोस्तों, यहाँ पे मैं गारमेंट्स, जो हमारे पास रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेडीमेड, सिलाई का होता है, ठीक है, रेडीमेड्स गारमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहा हूँ दोस्तों, और एग्जाम्पल नंबर 3 में बात कर दोस्तों मौसम संबंधी सेवाएं, ठीक है, मौसम संबंधी भविष्य
ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इनसे रिलेटेड हम जो भी हैं, या फिर मैं क्या दोस्तों, सबसे पहले हमने लिखा बहुलक माध्य की बात कर ली, माध्यिका की बात कर ली और बहुलक की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जूते बनाने वाली कंपनी द्वारा जूते का निर्माण, यानी कि बहुलक, बहुलक के अंदर सबसे ज्यादा क्या जो हमारे पास उपयोगी वर्ड होता है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जिसकी, यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डिमांड पे निर्भर है। कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ जूते बनाने वाली कंपनी, जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास मार्केट, सबसे पहले जो भी कंपनी हमारे पास जूते बनाई होगा, जिस कंपनी ने भी पहले जूते बनाए उसने पहले यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया होगा मार्केट के अंदर, या फिर मैं किसी कह सकता हूँ भीड़ भाड़ वाली जगह पे, ठीक है, मेला हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, जहाँ पर भी उसमें उन्होंने पहले जाके देखा होगा, यानी लोगों से पूछा होगा कि आपके किस नंबर के जूते आएंगे, उसके नाप लिया होगा, ठीक है, उसके हिसाब से उसने जूते बनाए। कैसे दोस्तों मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर 7 नंबर के जूते, 8 नंबर के जूते, 9 नंबर के जूते, 10 नंबर के जूते, 11 नंबर के और 12 नंबर के, ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको लिया। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से मैं लेने के बाद, ठीक है, इस प्रकार से लेने के बाद यहाँ पे मैं जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये तो हमारे जूतों के नंबर हो गए, ठीक है, जूते के नंबर, जूतों के नंबर, यहाँ पे लोगों की संख्या, ठीक है, नंबर्स ऑफ पीपल्स, ठीक है, पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लोगों की संख्या, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे मार्केट के अंदर या मेले में जाकर किसी व्यक्ति को या बहुत सारे व्यक्ति को 50,000, 100 लाख, 2 लाख को, और इसमें मान लो कि 7 में पहनने वाले जूतों की जो जूतों की जो संख्या दोस्तों लोगों की वो है सिर्फ और सिर्फ मान लो कि यानी 1000 में से मान लो कि यहाँ पे जस्ट 25 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसकी जो हमारे पास संख्या है 8 नंबर पहनने वाले की उसकी हमारे पास 250, ठीक है। और 9 नंबर पहनने वाले की यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों 500, ठीक है, या फिर मैं 400 कह देता हूँ, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसकी हमारे पास जो संख्या है, ठीक है, थोड़ा सा आंकड़ा, इसको 200 ले लेता हूँ, ठीक है, इसको 200 ले लिया और इसको मैंने 300 ले लिया, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें भी हमारे पास ये 300 है, ठीक है, इसमें हमारे पास सिर्फ 100 है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जस्ट 5 है, अप्रोक्सीमेट इस प्रकार से हमारे पास आंकड़ा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों कोई भी जो कंपनी है जिसकी ज्यादा डिमांड है उसका निर्माण ज्यादा करेगी, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर जूते पहनने वाले व्यक्ति की संख्या 25 है 1000 में से, यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे 300, 10 नंबर पहनने वाले 300, और यहाँ पे 11 नंबर 100, 12 नंबर 5, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो कंपनी रहेगी वो किस जूतों का सबसे अधिक निर्माण करेगी मान लो, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 9-10 नंबर का ज्यादा निर्माण करेगी, या फिर 8-9-10 का ज्यादा निर्माण करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में आती है तो बिक जाएगी। मान लो कि 1000 में से सबने यहाँ पे 5-5 नंबर, या फिर मैं कह सकता हूँ 200 नंबर की यहाँ पे जोड़े बना के मार्केट में निकाल ले, तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली जोड़े बिक जाएगी, मतलब ये तो हमारे पास स्टॉक के रूप में, या फिर मैं पैसों का रोटेशन नहीं होगा, ठीक है, स्टॉक का स्टॉक रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मात्रात्मक, यानी जो मात्रा जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा बिक्री, ठीक है, उतना ज्यादा निर्माण होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जूते बनाने वाली कंपनी द्वारा जूते का निर्माण यहाँ पे बहुलक का उपयोग करते हुए करती है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हो आपको जस्ट आपके अगर 30-35 या फिर मैं कह सकता हूँ सॉरी 30 से 32 तक, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 32 तक आपकी कमाई है, ठीक है, और आप मार्केट के अंदर जाते हो तो आपको दुकानदार लगभग अप्रोक्सीमेट 20-25 पैंटे आपको निकाल के बता देगा, ठीक है, ये वाले ले लो, ये वाले, जब तक आपको पसंद नहीं आए तब तक आपको निकालो। और मान लो कि आपके भगवान की दया से आपकी जो साइज है 48 हो गई, ठीक है, 48 कमर की साइज कितनी हो गई दोस्तों 48 हो गई। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास दुकानदार के पास ये तो होगी नहीं आपके पास, या तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपके साइज की जींस होगी नहीं, होगी तो भी 1-2 होगी, और दुकानदार को पता होगा कि ये वाला ग्राहक है जो यहाँ पे मेरे पास आता है वाली दिवाली, ठीक है, और मेरे से ये पैंट लेके जाएगा, तो वो कंपनी से 1-2 ही जींस बनवा के लेके आएगा या मंगवाएगा, ठीक है। बाकी वाले यहाँ पे 30-35 या फिर मैं कह सकता 30 से 35 के बीच में बहुत सारे जींस जो अलग अलग नहीं बहुत ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन ये वाला जो पीस है तो दोस्तों यहाँ पे 1-2 ही ऑर्डर जो दुकानदार खुद यहाँ पे कंपनी से ऑर्डर करके मंगवाता है, और उनको भी पता दुकानदार कि ये वाला व्यक्ति आएगा और यहाँ मेरे से जींस लेके आएगा। उसके पास फिर बाद में ये वाला व्यक्ति जो मतलब आनाकानी नहीं कर सकता कि मुझे वो मतलब जो जेब वगैरह है या फिर जो भी उसकी डिजाइन वगैरह है वैसी की वैसी चाहिए, जैसी है वैसी लेके जाओ, उसमें दूसरा कोई चॉइस नहीं होता, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारे पास ये गार्नर से रिलेटेड भी यहाँ पे मात्रात्मक या मात्रा से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे बहुलक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ मौसम संबंधी भविष्यवाणी, ठीक है, मौसम संबंधी भविष्यवाणी में भी हम इसी का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान का जो वर्षा का जो बारिश का जो टाइम, जैसे 100 साल वर्षा का जो रेशियो मापा जाता है 100 साल पुराना आंकड़ों से लिया जाता है। ठीक है, जैसे कब कितनी बार यहाँ पे बाढ़ आई है। ठीक है, यानी कि मान लो कि 100 साल का अगर मैं आंकड़ा लूँ तो मान लो कि 7 बार अगर बारिश आई, 7 बार अगर हमारे पास बाढ़ आई है और 25 बार अकाल पड़ा है। ठीक है, और यानी कि यहाँ पे 0 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। ठीक है, और या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास फिर बाद में यहाँ पे 25 से 30 बार, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 25 से 50 यहाँ पे सेंटीमीटर के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे मैं 7 बार तो बारिश है, यानी कि 7 बार बाढ़ आई है, मतलब यहाँ पे जो एक मिनट थोड़ा इसको सही ढंग से बता देता है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, उतारने की इनको जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, या फिर महामरुस्थलीय प्रदेश हमारे पास जो राजस्थान, बाड़मेर या जैसलमेर हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो बारिश का मापने का जो तरीका दोस्तों वो क्या होता है, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 0 से 25 सेंटीमीटर बारिश। ठीक है, और ये मान लो कि 100 साल पिछले यानी कि जो भविष्यवाणी की जाती है पिछले 100 साल के आंकड़ों, यानी जो भविष्यवाणी जो केंद्र होता है, ठीक है, मौसम संबंधी विभाग होता है दोस्तों, वहाँ पे पढ़े जाते हैं, वहां से देखते हैं। तो यहाँ पे 0 से 25 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे मान लो कि 40 बार हुई है। ठीक है, और 25 से 25 से यहाँ पे 50, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 30 बार हुई है, और फिर 50 से यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 70, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 20 बार हुई है। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे मैं 70 से 90 के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 10 बार हुई है, और यहाँ पे मैं 90 से यहाँ पे 120 के लिए बात करूँ तो यहाँ पे मान लो कि 7 बार हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे तो अनुमान कैसे लगाएगा भविष्यवाणी में जो विभाग कर्मचारी है दोस्तों, वो कहेगा यहाँ पे पिछले 100 सालों में 40 बार, ठीक है, यानी कि 40 बार अकाल ही पड़ा है, 20 से 25 सेंटीमीटर बारिश, तो अगले साल भी ऐसी ही बारिश होने की संभावना है। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों हम किसी भी स्थिति के लिए या किसी भी यानी कि इस क्षेत्र में, ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश किस टाइम किस प्रकार से होती है उसकी भविष्यवाणी आगे वाले टाइम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन आगे करते हैं, बाद में इसके आगे कुछ नई बातें। ठीक है, और ये दोस्तों मौसम संबंधी भविष्यवाणी जो आपके खुद के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, इसको थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान दें। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास है आगे वाला टॉपिक, और हम यहाँ पे विचलन की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, माध्य विचलन, विचलन की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको मैंने अभी जो ये बताया दोस्तों अच्छे से समझ में आया है। ठीक, आप इन पे प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, जहाँ से भी आपके इनसे रिलेटेड एग्जाम या फिर क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप, कहीं से प्रैक्टिस सेट ले रखा या फिर प्रैक्टिस सेट आपके पास है। ठीक है, और आपको वहाँ से कहीं किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पे माध्य द्वारा लिए गए विचलनों का योग। ठीक है, यहाँ पे लिखा दोस्तों सबसे पहले माध्य द्वारा लिया गया
विचलनों का योग, माध्य द्वारा लिए गए विचलनों का योग सदैव शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा दोस्तों सदैव शून्य होता है। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन, यानी यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों, माध्य द्वारा लिए गए विचलन का योग, विचलन जो भी आ रहे हैं दोस्तों उनका योग करेंगे तो हमेशा इनका योग क्या रहेगा दोस्तों, 0 रहेगा। ठीक है, माध्य द्वारा लिए गए विचलनों के वर्गों का योग मैं बात करूँ नेक्स्ट, माध्य द्वारा लिया गया विचलनों के वर्गों का योग सदैव न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने 2 क्वेश्चन लिखे और या फिर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे, इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसको एक बार जल्दी से उतारें। मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पे माध्य द्वारा लिए गए विचलनों का योग, सिर्फ विचलनों का योग करते हैं तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका योग सदैव शून्य होता है। और माध्य द्वारा लिए गए विचलनों के वर्गों का योग हम बात करते हैं तो वो सदैव शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माध्य द्वारा लिए गए विचलनों का या माध्यिका द्वारा लिए गए विचलनों का योग सदैव शून्य नहीं होता है, बहुलक द्वारा लिए गए विचलनों का योग भी सदैव शून्य नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। और माध्य द्वारा लिए गए विचलनों का योग, विचलनों के वर्गों का योग सदैव न्यूनतम होता है, जबकि यहाँ पे मैं कहा दोस्तों माध्यिका बहुलक द्वारा लिए गए विचलनों का योग सदैव न्यूनतम नहीं होता है। सबसे न्यूनतम यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, माध्य रहेगा, फिर बाद में माध्यिका बहुलक रहने वाला। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ और एग्जाम्पल्स किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम माध्यिका और बहुलक तीनों की साथ में बात करें। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में इसको आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले एक एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स किस प्रकार से लिखा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ 2 3 4 7 7 और 13। ठीक है, 2 3 4 7 7 13। ठीक है, और अगेन यहाँ पे मैं इसके बाद, ठीक है, अगेन यही वाला एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ 2 3, ये माध्य के लिए था, ये माध्यिका के लिए। ठीक है दोस्तों, 2 3 4 7 7 13 और फिर अगेन यहाँ पे मैं एग्जांपल बहुलक के लिए बोलूंगा 2 3 4 7 7 और 13। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिया। और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले इसमें माध्य की। ठीक है, माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, 2 3 5 5 और 9 9 और 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 और 7 यहाँ पे 16 और 7 यहाँ पे हमारे पास 23 और 13। ठीक है, 23 और 13 यहाँ पे टोटल मिला के यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 36। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 36/6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 36/6 यानी 6। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास माध्य हो जाएगा। माध्यिका यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माध्यिका को m से डिनोट करते हैं और माध्यिका हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, इसका जस्ट यहाँ पे 6 पद दे रखे या 6 आंकड़े दे रखे। तो यहाँ पे हमने 6 दे सम दे रखे दैट n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटा 2, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 और 4 11 11/2, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या आएगा 5.5। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 11.5 फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें बहुलक को z से डिनोट करते हैं और z भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 7 7 2 बार है, जिसकी 12 बात है, जिसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो होता बहुलक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया दोस्तों इसका ये। अब यहाँ पे निकालते हैं विचलन। ठीक है, माध्य द्वारा लिए गए विचलन। ठीक है, और विचलन यहाँ से हम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, विचलन हमारे पास किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो माध्य है वो स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है दोस्तों, क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों विचलन हमारे पास 2 में से 4 जाएगा, 2 में से 6 जाएगा,
माइनस का यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4, फिर बाद माइनस का 3, माइनस का 2 और 1 1 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 7। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको किया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पास विचलन आएगा दोस्तों। माध्यिका का विचलन हमारे पास किस प्रकार से आएगा दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे 5.2 में से 5.5 जाएगा, 3.5 यहाँ पे लिखा, फिर बाद में यहाँ पे मैं 3.3 में से 5.5 जाएगा तो यहाँ पे 2.5 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का 2.5, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 1.5। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे प्लस का 1.5। ठीक है, फिर अगेन प्लस का 1.5, तो यहाँ से 5.5 मतलब यहाँ पे 7.5। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसके भी विचलन आ गए। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसके विचलन की। ठीक है, और यहाँ पे विचलन आएगा दोस्तों 2 में से, जस्ट में कैसे 2 में से 7 जाएगा, माइनस का 5, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का यहाँ पे माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3। ठीक है, एंड फिर 0 और 0 और यहाँ पे 6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ विचलनों का योग। ठीक है, यहाँ पे विचलनों का योग, विचलनों का योग, और योग में अभी भी बताया तो माध्यिक द्वारा दिया गया विचलनों का योग चूज होता है। कैसे दे दिया, माइनस माइनस वाला को जोड़ा, माइनस का 7 और माइनस का 2, यानी माइनस का 9 और 1 और 1 2 और 7 9। ठीक है, तो यहाँ पे विचलन का योग यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले इसमें माइनस 3.5 और यहाँ पे 4 और 6 6 और यहाँ पे 7.5। ठीक है, तो 7.5 और 7.5 ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1.5 और 1.5 से हमारे पास 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास योग कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास योग 3 आया। फिर बाद में यहाँ पे इनके मोहल्लों के विचलनों का योग की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जस्ट माइनस का 9 और माइनस का 3, माइनस का 12 और प्लस का 6, दैट माइनस का यहाँ पे 6 आ रहा है। यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों माध्य द्वारा ले गए विचलनों का योग 0 होता है। ठीक है, आगे समझ आ गया। फिर बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे माध्य द्वारा ले गए विचलनों के वर्गों का योग। ठीक है, विचलनों के वर्गों का योग यहाँ पे लिखा दोस्तों, विचलनों के वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग। ठीक है, और वर्गों का योग मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 49। ठीक है, और इसको मैं ऐड करूंगा दोस्तों, 16 25 और 25 30 और 1 हमारे पास 25 और 30 31 और 49। ठीक है, 31 और 49 हमारे पास 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास विचलनों का योग। ठीक है, और माध्य द्वारा लेकर विचलनों का योग न्यूनतम होता है। ठीक है, यहाँ पर से है तो यहाँ पे देखते कितना आएगा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 12 25। ठीक है, और 625, यहाँ पे 12 25 625। ठीक है, एंड 225, फिर अगेन 225। ठीक है, और अगेन यहाँ पे 225। ठीक है, एंड 7.5 ऐड हो जाएगा दोस्तों 56 25। ठीक है, 56 25। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसको योग करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 81.25। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद इसकी। ठीक है, यहाँ पे इसका योग क्या रहेगा दोस्तों, वर्गों का योग, और वर्गों का योग में यहाँ पे मैं बात करूँ 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 36। ठीक है, और इसको ऐड करूंगा दोस्तों, यहाँ पे 25 और 41 और 9 50 और 36 86। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। यानी अभी मैंने बताया था माध्य द्वारा ले गए विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम 80, यहाँ 81.25, यहाँ पे 86 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे कुछ नई बात करेंगे दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे। जो मैंने पहले 2 लाइन लिखी दोस्तों उसको आपको याद रखना, ये एग्जांपल्स के साथ मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम में हमें नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो अब जो मैं लाइंस थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी लिखा है दोस्तों उसको आप याद रखें और साथ साथ में समझने की भी कोशिश करें। ठीक है,
देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों अगेन, और आगे कुछ नई बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। इससे मिलती जुलती है दोस्तों, लेकिन आपको कंफ्यूजन करने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझे। अभी अभी मैंने जो करवाया है इससे ही मिलता जुलता है, लेकिन हमें कंफ्यूजन करने वाला है, तो ध्यान से समझो दोस्तों इसको, ठीक है। मैंने अभी भी बताया था माध्य द्वारा लिए गए विचलनों का योग, माध्य द्वारा लिए गया विचलनों का योग कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसका योग शून्य होता है, या वर्गों के माध्य द्वारा लिए गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, ठीक है। अब मैं जस्ट थोड़ा सा यहाँ माध्य की जगह लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं माध्यिका, ठीक है, माध्यिका जगह लिख रहा हूँ, माध्यिका विचलन की जगह लिख रहा हूँ दोस्तों माध्य विचलन, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ माध्यिका से लिया गया, ठीक है। आपकी बात हेडिंग है दोस्तों हमारे पास, वहां पे था माध्यिका, माध्य से लिया गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ माध्यिका से लिया गया, माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों माध्य विचलन, वहां पे सिर्फ विचलन था, यहाँ पे माध्य विचलनों का योग, ठीक है। माध्य विचलनों, माध्य विचलन या फिर मैं क्या, माध्य विचलन न्यूनतम होता है, मीन डेविएशन, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, मीन डेविएशन, माध्य विचलन न्यूनतम होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको न्यूनतम होता है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे माध्यिका से लिए गए माध्य विचलन, ठीक है। वहां पे क्या था दोस्तों, माध्य से लिया गया, माध्य से लिया गया माध्य, माध्य से लिया गया माध्य से लिया गया विचलन का योग, ठीक है। विचलन का योग यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों 0 होता है, विचलनों का वर्गों का योग यहाँ पे न्यूनतम बताया था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या किया दोस्तों, माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन, ठीक है। यहाँ पे माध्य साथ में जोड़ लिया, माध्य विचलन लिया गया, माध्य विचलन न्यूनतम होता है, ठीक है दोस्तों। कैसे, देखो दोस्तों इसको हम करते हैं या फिर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो अभी अभी हमने एक बार पिछला वापस लिख के बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। देखो यहाँ पे इस सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया, ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारे ही एग्जाम के सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों माध्य द्वारा लिया गया, ठीक है, माध्य द्वारा लिए गए विचलनों का योग, ठीक है। विचलनों का योग की मैंने बात की दोस्तों, विचलनों के योग की बात करी तो वो होता है 0, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैंने सेकंड बात की तो माध्य द्वारा लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग। और इसके लिए मैंने बात की दोस्तों ये न्यूनतम होता है, ठीक है, ये न्यूनतम किसके लिए, माध्य द्वारा लिए गए विचलन का योग है, विचलन के वर्गों का योग क्या था दोस्तों, 0 या न्यूनतम। अब मैं कह रहा हूं माध्यिका से लिया गया, अब मैं यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास दोस्तों माध्यिका से लिया गया, ठीक है, माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन, ठीक है, माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन, माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माध्य विचलन, माध्य विचलन, और माध्य विचलन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे न्यूनतम होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद इसके आगे कुछ और भी नई बातें करेंगे, ठीक है। जब इसको मैं ऐसे हटा रहा दोस्तों, ठीक है। और अगेन यहाँ पे कुछ नए टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद वो क्या रहने वाला देखो, यहाँ पे क्या प्रत्येक फ्रैक्शन में यदि अचर राशि जोड़ दे, ठीक है,
प्रत्येक फ्रैक्शन में यदि अचर राशि जोड़ दे तो उसके माध्य में उसी के अनुरूप यहाँ पे परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रत्येक फ्रैक्शन में, प्रत्येक फ्रैक्शन में अचर राशि कांस्टेंट, ठीक है, अचर राशि मतलब कांस्टेंट, ठीक है, अचर राशि को जोड़ने, घटाने, ठीक है, या गुणा करने या भाग देने पर माध्यम में उसी के अनुरूप परिवर्तन होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि कोई भी हमारे पास या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास फ्रैक्शन दे रखा, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शनों की संख्या या फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनों में अगर दो जोड़ता हूँ, ठीक है दोस्तों, दो जोड़ता हूँ, ठीक है, दो जोड़ना, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो माध्य रहेगा, ठीक है, फ्रैक्शनों में जो माध्य रहेगा दोस्तों वो दो से बढ़ेगा, ठीक है, दो से बढ़ेगा या दो बढ़ेगा, ठीक है, दो बढ़ेगा, ठीक है, दो बढ़ेगा, दो से बढ़ेगा, ठीक है, दो को घटा रहा हूँ, ठीक है, दो को मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों घटा रहा हूँ, तो यहाँ पे माध्य भी दो घटेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ घटेगा, ठीक है। अगर मैं दो से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, दो से क्या कर रहा हूँ दोस्तों गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माध्य भी दो से गुणा होगा, ठीक है, दो से क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखो इस प्रकार से हमारे पास माध्य, और फिर बाद दो से भाग देने पर उसमें जो हमारे पास माध्य देगा वो भी क्या आ जाएगा दोस्तों आधा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, और एग्जाम्पल इस प्रकार से ले रहा हूँ, एक दो, देखो इसमें यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ 1 2 3 3 5, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों इसमें x बार यानी कि इसके माध्य की बात करता हूँ दोस्तों, तो माध्य हमारे पास 3 3 6 और 3 9 और 5 14/5 यानी कि अप्रोक्स में 2.8 आ जाएगा। फिर बाद में इसमें माध्य की बात करूँ तो यहाँ माध्य का 3 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, और z इक्वल टू यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर यानी कि प्रत्येक फ्रैक्शन में अचर राशि को जोड़ने घटाने या फिर गुणा या भाग देने पर उस माध्य में उसी के अनुरूप परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसमें प्रत्येक के अंदर यहाँ पे मैं 5 जोड़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, 5 जोड़ा तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 और 3 8 और ये भी 8 और ये 10 हो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे बात करूँ तो एक्स बार की, तो यहाँ 6 और 7 13 13 और 21 21 और 8 और 29 और 10 39 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 39/5 करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 7 और यहाँ पे 4 यानी कि 8 ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं m की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे m इज दैट यहाँ पे 8 हो जाएगा, और z की बात करता हूँ दोस्तों 8। अब इनमें अंतर क्या देखो, यहाँ पे मैं x 2.8 और इसमें यहाँ पे +5 करता हूँ, तो यहाँ पे 7 या फिर 7.8 आ जाता है। m में यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ 5 जोड़ रहा हूँ, तो ये भी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ +5 जोड़ने पर 8 आ रहा है, इसमें भी +5 जोड़ने पर ये 8 आ रहा है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है दोस्तों कि प्रत्येक फ्रैक्शन में अचर राशि को जोड़ने घटाने गुणा करने भाग देने पर माध्य में उसी के अनुरूप परिवर्तन होता है। माध्य में तो परिवर्तन हो ही रहा है, माध्य 2.8 था, ठीक है, वो 7.8 आ गया, मतलब 5 बढ़ गया, ठीक है। यानी प्रत्येक फ्रैक्शन में मैंने 5 जोड़ा है, तब यहाँ पे माध्य में भी 5 की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे उसी यहाँ पे माध्यिका में भी +5 ऐड हो रहा है, ठीक है, यानी +5 ज्यादा बढ़ रहा है, और बहुलक में भी यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे लिखा है तो मैंने माध्य के लिए है, ठीक है, लिखा है तो मैंने माध्य के लिए है, लेकिन ये माध्यिका में भी उसी के अनुरूप बढ़ रहा है, और बहुलक में भी उसी के अनुरूप बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें। फिर बाद नेक्स्ट कुछ आगे अगेन इनसे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स है जो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों अगेन, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं एनी से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एक विद्यार्थी 100 फ्रैक्शन, ठीक है, एक विद्यार्थी 100 फ्रैक्शनों का माध्य ज्ञात करते समय सुविधा अनुसार प्रत्येक फ्रैक्शन में से 50 घटा देता है, 50 घटा देता है तथा माध्य एक्सेस प्राप्त करता है, फ्रैक्शनों का सही माध्य कितना है? फ्रैक्शनों का सही माध्य कितना है, ठीक। देखो क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, मैं लिख के लाया इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक विद्यार्थी 100 फ्रैक्शन का माध्य ज्ञात करते समय सुविधा अनुसार प्रत्येक फ्रैक्शन में से 50 घटा देता है, ठीक है। अब मैंने बताया था दोस्तों किसी भी फ्रैक्शन में से अचराशि को घटाते हैं, ठीक है, प्रत्येक फ्रैक्शन में से अचराशि घटाते हैं तो माध्य उसी के अनुरूप प्राप्त होता है, ठीक है, यानी माध्य भी 50 घट के ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों तथा माध्य 61 प्राप्त होता है, ठीक है, यानी जो 61 जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, 61 जो प्राप्त हुआ दोस्तों वो 50 घट के प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। तो फ्रैक्शन का सही माध्य क्या है? तो 61 में 50 जोड़ दें, सिंपल क्वेश्चन है या नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 50 प्राप्त हो रहा है या 50 घटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50 घटा देता हूँ, ठीक है, 50 घटाना, ठीक है, 50 घटाते हैं, ठीक है दोस्तों। तब यहाँ पे जो हमारे पास परिणाम है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं परिणाम, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों प्रत्येक फ्रैक्शन में से 50 घटा रहा हूँ, ठीक है, प्रत्येक फ्रैक्शन में से 50 घटा, तो वास्तविक मान से 50 कम प्राप्त होगा, जो परिणाम होगा वो वास्तविक मान से कम प्राप्त होगा, ठीक है। जो परिणाम होगा वास्तविक मान से, ठीक है, यानी कि वास्तविक मान से 50 कम प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों हमारे पास जो परिणाम है, यानी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों प्रत्येक फ्रैक्शन में से 50 घटा है तो इसका जो माध्य रहेगा वो भी 50 घट के ही आएगा, मतलब जो माध्य 61 प्राप्त हुआ है वो 50 घट के ही आएगा। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों यहाँ पे 61 जो हमारे पास आया है, 61 कहना मतलब दोस्तों यहाँ पे ये कि जो 61 हमारे पास प्राप्त हुआ, ठीक है, 61 सही परिणाम में से 50 घट के प्राप्त हुआ, सही परिणाम में से 50 घटकर प्राप्त हुआ, ठीक है, घटकर प्राप्त हुआ, ठीक है, प्राप्त है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों कि फ्रैक्शनों का सही माध्य, तो फ्रैक्शनों का सही माध्य कितना रहेगा दोस्तों, यानी 61 में यहाँ पे 50 जोड़ता हूँ तो हमारे पास 101 रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका उत्तर रहने वाला, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब की करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन की भी बात कर लेता हूँ, ठीक है।
देखो इसको मैं हटा देता हूँ दोस्तों यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसके बाद एक और करूंगा और फिर बाद में सेशन को आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ दोस्तों, देखो इस प्रकार से। जस्ट मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शनों xi इज इक्वल टू यहाँ पे xi, ठीक है। फ्रैक्शन xi और i इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 n, ठीक है। का माध्य हमें दे रखा है, का माध्य x है, x बार है। फ्रैक्शनों axi प्लस b, जहाँ i इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n का माध्य कितना होगा, का माध्य कितना होगा, ठीक है। और ऑप्शन में लिखना दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज दैट x बार, ऑप्शन नंबर बी इज दैट a x बार, ठीक है, a x बार। ऑप्शन नंबर सी इज दैट x बार प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी इज दैट a x बार प्लस b, ठीक है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। हमें क्या रहा, फ्रैक्शन xi का माध्य x बार है और फ्रैक्शन axi प्लस b का माध्य यहाँ पे क्या रहने वाला, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसका ऑप्शन डी रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, क्यों रहेगा इसका ऑप्शन डी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास xi दे रखा है, यहाँ पे i इज दैट 1 2 3 4 2 n तक दे रखा है, ठीक है। का माध्य हमें x बार दे रखा है और यहाँ पे axi प्लस b का हमें पूछ रहा है, मतलब जो axi दे रखा है इसमें a के साथ अचरासी a दे, इसका गुणा हो रहा है, ठीक है। गुणा होकर इसमें b जुड़ रहा है, तो इसका जो माध्य होगा उसी के अनुरूप प्राप्त होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो माध्य रहेगा दोस्तों उसमें भी यहाँ पे a के साथ क्या होगा, अचरासी a के साथ गुणा होके b इसमें भी जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा दोस्तों, डी वाला करेक्ट रहने वाला। इसको एक बार जल्दी से करें, फिर बाद में इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की भी यहाँ पे हम बात कर लेते थे दोस्तों किस प्रकार से रहने वाला, ठीक है। इसको आप कर ले जल्दी से, आई थिंक आपने कर लिया होगा और मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी ऐसा का ऐसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा का ऐसा है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों जस्ट n फ्रैक्शनों x1 x2 x3 डॉट 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 xn का माध्य x बार है, ठीक है। और फ्रैक्शनों xi प्लस 2i, जहाँ i इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 n का माध्य कितना है, का माध्य कितना है, ठीक है। और ऑप्शन में ए में लिख रहा हूँ दोस्तों x बार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों x बार प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी में लिख रहा हूँ x बार प्लस n प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी में लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे x बार प्लस 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें दे क्या रखा है उसके हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं कह रहा हूँ दोस्तों n फ्रैक्शन, और n फ्रैक्शन यहाँ पे दे रखे दोस्तों x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का माध्यम में x बार दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रैक्शन अगेन दे रखे xi प्लस 2i, जहाँ i इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n तक दे रखा का माध्य हमें यहाँ पे ऑप्शन ABCD में से ढूंढना है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों सबसे पहले इसको लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे xi i इज दैट 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों सबसे पहले xi की जगह x1 प्लस 2i, i किस में मल्टीपल में, तो यहाँ पे x1 2 into 1 2, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे x2, ठीक है। तो x2 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर x3 प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे x4 प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। या फिर मैं कह सकता हूँ xn, ठीक है।
एक्स एन प्लस, ठीक है, 2n, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसका मैं xn तक हमें दे रखा है, ठीक है, xn तक हमें दे रखा है, ठीक है। और xn का माध्य निकालता है, xn का हमें यहाँ पे क्या निकालना, माध्य। देखिए अगर राशि को एक बड़ा राशि की संख्या, तो यहाँ पे x1 प्लस 2 प्लस x2 प्लस 4 प्लस x3 प्लस 6 प्लस यहाँ पे x4 प्लस 8 प्लस डॉट 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 xn प्लस 2n डिवाइड बाय यहाँ पे राशि की संख्या कितनी दे देगी दोस्तों, n देगी। तो यहाँ पे मैंने सेंटर क्या कर दिया दोस्तों, बार दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। पहले इसको एक बार ऐसे लिख देता दोस्तों, x1 मतलब यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn, इस प्रकार से लिख दिए। एक मिनट यहाँ पे 6 के साथ दोस्तों यहाँ पे n आएगा, ठीक है, n, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या 2 4 6 8 इसमें से क्या करूँ दोस्तों, 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n, इस प्रकार से हमारे पास आ गया। और नीचे यहाँ पे n दे रखे और n को मैं यहाँ पे अलग अलग ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, बट्टा n और बट्टा n, ऐसे में इनको अलग अलग कर दिया। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। xn बराबर यहाँ पे मैं अगेन में बात करूं दोस्तों, हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 डॉट डॉट xn बट्टा n, यानी फ्रैक्शन का माध्य हमें x बार दे रखा था, इसकी जगह मैंने पूरा x बार लिख दिया, प्लस यहाँ पे 2 का 2 और यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्याओं का योग n प्लस 1 बाई 2 n प्लस 1 बाई 2 होता है। 2 से 2 कट गया, नीचे n भी जाएगा, n से भी n कट जाएगा, मतलब यहाँ बच गया दोस्तों, यहाँ पे एक तो x बार यहाँ से बच रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे n प्लस 1 बच रहा है, ठीक है, n प्लस 1 मतलब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन xi प्लस 2i का जो माध्य रहेगा दोस्तों वो रहेगा c वाला ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज अकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। और आज का संदेश इस प्रकार से दोस्तों, इससे पहले आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। हमने विभागीय जो मान है, ठीक है, ये सत्य जो हमने बताई, दशमक है, चतुर्थक है, इसकी भी बात हम कल करने वाले, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए लेते रखें, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से।